हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो जुड़ जाइए दोस्तों आप सभी देहरादून स्टडी पॉइंट से। तो मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत और यहाँ पे आपको बता दें जो हमारी सीरीज चल रही है 5000 एमसीक्यूज की उत्तराखंड के जीके की, तो उसकी आज यहाँ पे 11वीं क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए। और यहाँ पे बता दें कि आज जो 11वां वाला पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं ये सभी वह क्वेश्चन है जो आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है पूरे, और यह जो 100 क्वेश्चन है सभी आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। 2021 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जुड़ जाइए आप सभी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा गया है कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल किस वर्ष स्थानांतरित किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों इंपॉर्टेंट क्लास है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी पुराने जो पेपर्स हैं, यानी जो पुराने साल के जो क्वेश्चन है वहां से पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन तो अभी हाल ही में पूछे गए हैं, जो अक्टूबर दिसंबर में एग्जाम हुआ था यूकेएसएससी का, वहां से पूछे गए हैं। तो लेटेस्ट जो पैटर्न है वो यही है। और कहां आपके लेवल की तैयारी है यह भी आप इस एग्जाम से इन प्रश्नों के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का है, पुलिस का है, इन क्वेश्चन के माध्यम से अपने को जांचिए कहां आप लेकर कर रहे हो और कितना आगे आपको बढ़ना है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर दीजिए कि कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है वो अल्मोड़ा से नैनीताल किस वर्ष स्थानांतरित किया गया। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमने सभी वन लाइनर में लिए हैं, जैसे कि आपको याद भी हो जाए। एमसीक्यूज में नहीं रखें जिससे आप कंफ्यूज ना हो। केवल आपको सभी याद करने हैं, रटने हैं, जहां तक हो संभव आपको याद करने ही करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल किस वर्ष स्थानांतरित किया। और यह प्रश्न यूकेएसएससी ने डिलीट कर दिया। डिलीट इसलिए किया जो ऑप्शन थे वो सभी गलत थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट जो आंसर है वो मिलेगा आपको अक्टूबर 1855। तो ध्यान रखना है आपको कि अक्टूबर 1855 को जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसका मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। इस समय कमिश्नर कौन था? इस समय कमिश्नर की बात करें तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था हैलिट बेटन। ध्यान रखना, हैलिट जो बेटन है वो इस समय कमिश्नर था। और यहीं पर अगर बात करें इसके कार्यकाल की तो इसका जो कार्यकाल था वो 1848 से लेकर 56 तक था। और 56 से जो कमिश्नर बना, यानी 1856 से जो कमिश्नर बना उसका नाम क्या था? हेनरी रैमजे। और यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछा कि हेनरी रैमजे का कार्यकाल या फिर हेनरी रैमजे कुमाऊं का कमिश्नर कब बना, तो 1856 में बना। तो इस प्रकार के प्रश्न ध्यान रखना। और यहीं पर हैलिट बेटन की बात करें तो जो यहाँ पे यानी जो ब्रिटिश शासन है उसमें कुमाऊं का जो स्वर्णकाल कहा जाता है इसी के काल को कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब शामिल किया गया। तो बताइए जरा कब शामिल किया गया। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ये इसका राइट आंसर है 13 मई 1972। ध्यान रखना कब है? 13 मई 1972। तो 13 मई 1972 को चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में शामिल किया गया, पिथौरागढ़ जनपद की तहसील में शामिल किया गया। तो 13 मई 1972 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुकुंदे लाल द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। देखिए कुछ ऑप्शन थे वहां पे, और ऑप्शंस क्या थे मैं आपको बता देता हूं। जैसे ऑप्शन वहां पे पूछे गए थे, एक पूछा गया था गढ़वाल पेंटिंग्स, एक पूछा गया था गढ़वाल पेंटिंग, तो एक था गढ़वाल पेंटिंग्स। इसके अलावा एक पुस्तक थी सम नोट्स ऑन मोलाराम। क्या नाम था? सम नोट्स ऑन मोलाराम। तो सम नोट्स ऑन मोलाराम यह भी था ऑप्शन में। और एक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको पूछा गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगली बार आपको यही पूछा जाएगा, उसका नाम था दोस्तों ये था गढ़वाल चित्रशैली। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। और यही पुस्तक किसकी थी? मोलाराम की नहीं थी। तो फिलहाल देखिए गढ़वाल पेंटिंग्स किसने लिखी? मुकुंदे लाल ने लिखी है। सम नोट्स ऑन मोलाराम किसने लिखी है? मुकुंदे लाल ने लिखी है। और गढ़वाल पेंटिंग का अगर प्रकाशन की बात करें तो ये आता है 1968। ध्यान रखना 1959 नहीं है, 1968 बिल्कुल सही है, यानी 69 नहीं है, 69 नहीं है। और सम नोट्स ऑन मोलाराम किसने लिखी? मुकुंदे लाल ने लिखी। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि जैसे यहाँ पे कि जैसे पहाड़ी चित्रकला क्या है, जैसे इसी से संबंधित है पहाड़ी चित्रकला। तो पहाड़ी चित्रकला की बात करें तो किशोरी लाल बेद थे यहाँ पे, किशोरी लाल
वैद, तो किशोरी लाल वैद इसका था। तो देखिए ये किताबें आपको ध्यान रखनी है। गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम, ये मुकुंद लाल द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण, यह जो पुस्तक है ये लिखी है कठोर साहब द्वारा, यानी जो यशवंत कठोर जी हैं उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी चित्रकला की बात करें तो किशोरी लाल वैद जी द्वारा लिखी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे किताबें हैं उनमें से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पूछा गया है कि बेटन द्वारा नौवीं जो भू व्यवस्था है इसे कब लागू किया गया। तो देखिए बेटन द्वारा जो भूमि व्यवस्था लागू की गई थी ये की गई थी 1840 में। 1840 में शुरू की गई थी और 1860 तक चली थी, यानी 20 साल बंदोबस्त था। और यहां पर अगर बात करें, वैसे तो एक थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन आयोग ने डिलीट नहीं किया, तो इसका मतलब ये सही रहा होगा। देखिए बेटन द्वारा 9वीं बात की गई है, जबकि कुछ किताबों में, बहुत सी किताबों में आप देखोगे तो ये 8वीं है। तो ध्यान रख लेना फिर भी 8वीं 9वीं के हिसाब से। तो बेटन द्वारा जो 9वीं भू व्यवस्था की शुरुआत की गई थी वो 1840 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि श्रीकंठ दर्रा जोड़ता है। तो श्रीकंठ कहां पे? उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है कौन? श्रीकंठ दर्रा। तो क्वेश्चन 5 हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टिहरी नरेश जिसने पृथक राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था, तो कौन था? जरा बताओ जरा इसमें कि टिहरी नरेश जिसने उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था, तो उसका नाम क्या था? देखिए टिहरी नरेश जिसने उत्तराखंड पृथक राज्य, तो उत्तराखंड पृथक राज्य कब होगा? जब यानी भारत स्वतंत्र होगा। तो उस समय कौन राजा रहा होगा, यानी उसके आसपास कौन राजा था? तो उस समय जो राजा था टिहरी नरेश, उसका नाम था मानवेंद्र शाह। तो ध्यान रखना क्या नाम था उसका? मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र यहां पे लिख लेता मैं, देखिए मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र यहां पे लिख लेता, मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह था जिसने कहा था कि यानी उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए आंदोलन इसने शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका एक चीज ध्यान रखना कि 1957 से लेकर लगभग 2004 तक ये सांसद रहा, यानी जो टिहरी जो हमारी सांसद सदस्य सीट है वहां से ये क्या रहे थे? मानवेंद्र शाह क्या रहते? सांसद रहे थे। लेकिन बीच में एक बार 1977 का जो चुनाव हुआ था वहां पे हार गए थे, यानी 5 साल के लिए हार गए होंगे। और उस समय जो जिन्होंने इन्हें हराया था उनका नाम था परिपूर्णा पैन्यूली। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है कि कुमाऊं और गढ़वाल 2 पृथक जिले किस वर्ष बनाए गए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1839। तो कुमाऊं और गढ़वाल 2 पृथक जिले जो बनाए गए वो 1839 में। कंफ्यूज कहां पे होता है? कंफ्यूज होता है 1840 में। देखिए 1800 अगर हम 40 की बात कर रहे हैं तो इस समय जो पौड़ी जो गढ़वाल जो जनपद है उसकी स्थापना हुई थी। और इसी समय यानी 1840 में जो श्रीनगर से ब्रिटिश का जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो चुका होगा। अगर पूछा जाए कुमाऊं और गढ़वाल 2 पृथक जिले 1839, और यहीं पर पूछा जाए कि श्रीनगर से जो राजधानी है पौड़ी कब स्थानांतरित की गई, तब 1840। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां भूमि खरीदी थी? तो देखिए इसका आंसर है मसूरी। तो मसूरी में खरीदी थी। कहां खरीदी थी? मसूरी। तो ध्यान रखना मसूरी इसका सही है। राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो बताइए जरा कि राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं। तो कौन सा वृक्ष है राज्य में सर्वाधिक? तो ये तो आपको एक ही मिलेगा और वह है चीड़ के वृक्ष, यानी जिसे हम पाइनस कहते हैं, पाइन कहते हैं इसका यहाँ पे। फिर है यहाँ पे 200 क्वेश्चन है कि बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जरा दीजिए इसका राइट आंसर। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, यह पाया जाता है देहरादून। कहां पाया जाता है? देहरादून। तो देहरादून बिल्कुल इसका सही आंसर है और आपको ध्यान भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डोकरियानी जो हिमनद है किस जनपद में है। देखिए डोकरियानी हिमनद की बात करें तो यह आपको मिलेगा उत्तरकाशी जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में मिलेगा। और यहीं पर जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था कि किस नदी तंत्र के अंतर्गत है। तो डोकरियानी जो हिमनद है वो भागीरथी नदी तंत्र के अंतर्गत है। भागीरथी नदी तंत्र। तो भागीरथी नदी तंत्र आपको ध्यान रखना है और काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 कि वर्ष 2019 में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करंट अफेयर का है कि वर्ष 2019 में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है 2019 वो किसे दिया गया था? उत्तराखंड के किस नर्स को दिया गया था? तो करंट अफेयर का प्रश्न है। तो जरा इसका आंसर दीजिए, आपका क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको ध्यान रखना है, वो है सुनीता रावत गोयल। तो ध्यान रखना सुनीता रावत गोयल, यहां पे लिख लेता हूं मैं सुनीता रावत गोयल। तो सुनीता रावत जो गोयल है ये इसका राइट आंसर है। और इन्हें क्या दिया गया था? जो 2019 का जो नाइट एंगल अवार्ड होता है, यानी उत्तराखंड का जो नाइट एंगल अवार्ड होता है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये दिया गया था। ये विदेश के लेवल पर दिया जाता है और उत्तराखंड की यह थी सुनीता रावत गोयल।
तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। देखिए पूरे 100 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, पूरे हमने 100 क्वेश्चन लिए और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको किस हिसाब से अपनी तैयारी फॉरेस्ट गार्ड के लिए और पुलिस के लिए करनी है। तो फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्या पे थे? क्वेश्चन नंबर हम थे 13 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि नरेंद्र नगर, यानी जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13 है कि नरेंद्र जो महाविद्यालय है टिहरी में, इसकी स्थापना किसने की थी? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो 1962 में है इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न अगली बार ऐसा ही बनेगा, यूकेएसएससी प्रश्न तो पूछता है लेकिन जो भाषा है प्रश्न की वो चेंज कर देगा। तो नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। और किसने की थी? तो वह की थी कमलेंदु मती शाह ने। किसने की थी? कमलेंदु मती शाह, कमलेंदु मती शाह, कमलेंदु मती शाह। और एक पुस्तक आप बताइए जो कमलेंदु मती शाह है उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1971 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो देखिए 1971 में बात कर रहे हैं अल्मोड़ा अखबार। तो एक तो यहां पे हो गया कि 1971 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। तो पूछा यह गया है कि इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह है बुद्धि बल्लभ पंत। क्या नाम है? बुद्धि बल्लभ पंत। तो 1971 में जब 1970 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, उसके बाद 1971 में उनके द्वारा और बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की गई थी, यानी शुरुआत की गई थी। और 48 सालों तक यानी यहाँ पे ये रहा था। अब इसके कुछ और संपादक थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ये हो गया बुद्धि बल्लभ पंत हो गए। अगर यहीं पर पूछा जाएगा कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था। और जो इसका समकालीन जो समाचार पत्र था वो था पानियोर। तो ध्यान रखना, जो पानियार है वो अंग्रेजी समाचार पत्र इसका समकालीन था। इसके अलावा यहां पे बात करें, यहां पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें कि जैसे ये मुंशी इम्तियाज अली, यहां पे लिख लेता मैं मुंशी इम्तियाज अली। तो मुंशी इम्तियाज अली भी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो देखिए मुंशी इम्तियाज अली इसके और संपादक थे। इसके अलावा और भी काफी नाम है, जैसे जीवानंद जोशी जी हो गया, जीवानंद जोशी जी। तो यह प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछ भी लिया है कि निम्न में से अल्मोड़ा अखबार के संपादकों में से कौन नहीं है? तो मुंशी इम्तियाज अली थे, जीवानंद जोशी थे, बुद्धि बल्लभ पंत थे। इसके अलावा जो सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे 1913 से इसके संपादक थे। फिर बाद में 1918 के आसपास ये बंद हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे कि ढाकर शब्द क्या है? तो ढाकर क्या है? देखिए ढाकर ये एक स्थान होता है जो व्यापार यात्रा से संबंधित है। किससे है? व्यापार यात्रा से। तो व्यापार यात्रा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष लोकसभा चुने गए थे, यानी लोकसभा सदस्य। अब यह प्रश्न थोड़ा विवादित है। जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो माना है 1855। ध्यान रखना दोस्तों, आयोग ने जो इसका राइट आंसर माना है वो माना है 1855। जबकि अगर आप यहां पे देखोगे 1855 आयोग ने माना है अल्मोड़ा से, 1955 अल्मोड़ा से माना है, यानी ये माना है। लेकिन अगर आप किताबों में कहीं और जगह डाटा देखोगे तो ये 1957 है। तो एक चीज ध्यान रख लेना, आयोग ने 1955 माना है अल्मोड़ा से, तो आप भी ये मान लेना। नहीं तो अगर किसी भी और किताबों में देखोगे तो 1957 ही आपको आंसर मिलेगा कि 1957 में कांग्रेस की सीट से अल्मोड़ा से बद्रीदत्त पांडे जी क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। तो इसका आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन, जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, गठन किसने किया था? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या है? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। देखिए कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी पीसी जोशी जी ने। किसने की थी? पीसी जोशी जी ने। तो पीसी जी जोशी ने की थी। कब की थी? तो यह की थी 3 अक्टूबर, ध्यान रखना 3 अक्टूबर 1970 को। तो 3 अक्टूबर 1970 को पीसी जी जोशी द्वारा राष्ट्रीय जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा है इसका गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कि दनपुरिया बोली जाती है। देखिए दनपुरिया क्षेत्र में बोली जाती है और जो बागेश्वर में आपको मिलेगा। तो बागेश्वर इसका राइट आंसर था ऑप्शन के अनुसार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है और पूछा गया है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग निर्माण की योजना किसने बनाई थी? तो प्रश्न का लेवल देखिए दोस्तों कितना डीप आपको पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको भी इसी लेवल की तैयारी रखनी है, इसी डीप लेवल पर जाना है। तो क्वेश्चन को समझिए और फिर अपना जो टारगेट है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पुलिस के लिए फिर रखिए। तो क्वेश्चन 19 है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण की योजना किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो वह है जे.एम. क्ले। तो ध्यान रखना जे.एम. क्ले द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी। और यहीं पर अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो लाइन है, रेल मार्ग है,
इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 126 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निर्माण कौन कर रहा है? निर्माण कर रहा है RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि बीच में जो स्टेशनों की संख्या पड़ती है वो 12 स्टेशन पड़ते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चंद वंश में सिरतान किस प्रकार का कर था? देखिए ऑप्शन में इस प्रकार ऑप्शन आए थे कि यहाँ पे ये एक प्रकार का नगद कर है, नगद व अनाज कर है, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो इसका जो राइट आंसर था वह क्या था दोस्तों? वह था ये केवल नकदी कर था, केवल नकदी कर, केवल नकदी कर। तो यह एक प्रकार का केवल नकदी कर था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो गया। और जो भोटिया जनजाति होती थी, जो सोखा जनजाति थी व्यापार करने वाली, उनसे लिया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि गढ़वाली चित्रकला में किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो किसका सर्वाधिक प्रभाव है? अगर हम गढ़वाली चित्रकला की बात करते हैं तो इस पर जो सर्वाधिक प्रभाव है ना, तो सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है कांगड़ा शैली का, कांगड़ा शैली का। तो कांगड़ा शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। फिर उसके बाद अगर बात करें मुगल शैली का, तो उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? सबसे ज्यादा जो प्रभाव हमें पड़ा है वो पड़ा है हमें कांगड़ा से लिखा। यहाँ पे फूल पत्ती वगैरह, भगवान कृष्ण की जो प्रतिमाएं होती थी, भगवान कृष्ण की जो तस्वीरें होती थी राधा रुक्मणी टाइप की, ये ज्यादा इसमें डिजाइन किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है कि 1843 में गडोलिया, जो गडोलिया है, वहां पे चाय बागान की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, हमने चाय से संबंधित एक वीडियो बनाई थी, आप जाके देखना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहां पे चाय से जितने भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं वो सभी हमने एक जगह रख लिए थे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कि 1843 में जो गढ़ोलिया में चाय बागान की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वह की थी हडल्सन ने। किसने की थी? हडल्सन द्वारा। तो हडल्सन द्वारा इसके यानी जो चाय बागान है 1843 में पौड़ी गढ़वाल के गढ़ोलिया में, वहां पे स्थापना की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका आंसर बताइए कि गढ़वाल क्षेत्र की सूचनाएं किस ग्रंथ में मिलती है? देखिए ऑप्शन में बहुत सारे थे, जैसे ऑप्शन में थे जैसे कि स्कंद पुराण हो गया, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद वगैरह, ये सभी थे। लास्ट में ऑप्शन डी था कि उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही है, यानी सभी जगह मिलता है। यहां तक कि जैसे अगर बात करें रामायण में भी हमें मिलता है। रामायण में जो कौशिकी क्षेत्र है, अल्मोड़ा क्षेत्र वाला, वहां पे हमें इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत तो मिलता ही है, उत्तर कुरु, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और फिर इसके अलावा बात करें तो सबसे पहले हमें ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्कंद पुराण में हमें जानकारी मिलती है। तो बहुत स्रोत हैं हमें गढ़वाल क्षेत्र की सूचनाएं प्राप्त करने का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, और देखिए काफी डीप प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है कि 1906 में यहाँ पे है 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं अनुवाद जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसके द्वारा कराया गया था? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखना दोस्तों, अगली बार आपको क्वेश्चन में यह पूछेगा कि जो यहाँ पे जो हमें जय माई धन्य धन्य जो तुम नाम के जो यहाँ पे जो अनुवाद करवाया था वंदे मातरम का, ये करवाया था, ध्यान रखना, पहले आप हरिराम त्रिपाठी ने कराया था। और फिर पूछेंगे कि ये कब कराया था, तो 1906, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है हरिराम त्रिपाठी, हरिराम त्रिपाठी। तो हरिराम त्रिपाठी बिल्कुल इसका सही आंसर है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1906 और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, 24 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि कुफनी किसकी सहायक नदी है? तो बताइए जरा कुफनी किसकी सहायक नदी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये तो काफी सरल प्रश्न है। कुफनी की बात करें तो ये पिंडर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? पिंडर की सहायक नदी है। तो जो पिंडर नदी है उसकी सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए जो नदी तंत्र की वीडियो थी, अलकनंदा नदी तंत्र, एनिमेशन के माध्यम से डिटेल डिस्कस के साथ करवाया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो वहां जरूर देखिए। आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको नदी तंत्र मिलेगा, और फिर उसके बाद जो अलकनंदा नदी तंत्र है उसे देखना। वहां पे हमने एनिमेशन के माध्यम से डिटेल से डिस्कस किया है। शायद आपको सबसे बढ़िया क्लास लगी पूरी यूट्यूब में। तो खैर यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि यूके में एसटी विधानसभा है, यानी विधानसभा सीट कौन सी है? तो उत्तराखंड में एसटी की विधानसभा सीट कौन सी है, जरा ये बताइए। तो उत्तराखंड में एसटी की 2 ही विधानसभा सीट है। एक तो आपको मिलती है चक्राता, एक मिलती है आपको चक्राता, और दूसरी की मिलती है वो मिलती है आपको नानकमत्ता, नानकमत्ता। तो नानकमत्ता और चक्राता, ये 2 विधानसभा सीटें अनुसूचित जो जनजाति है यानी एसटी के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 2016 में किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया? अब देखिए दोस्तों, मैं हर बार आपको कह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रश्न यूकेएससी से आपको यही पूछेगा, लेकिन प्रश्न आपको घुमा कर पूछेगा।
अभी एग्जांपल देता मैं आपको कि यूकेएसएससी ने कुछ समय पहले जैसे क्वेश्चन पूछा था आपको कि अकबर ने उसे जो अपने जो सूबा है उसे कितने भागों में बांटा था, 12 सूबों में बांटा था, ये प्रश्न था। ठीक है, अगली बार उसने यही प्रश्न थोड़ा रिपीट करके दे दिया कि जो अकबर ने अपने सूबों को 12 जो भागों में बांटा था वो कब बांटा था, तो 1580 शायद इसका राइट आंसर था। तो प्रश्न ऐसे ही चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर भी यही ध्यान रखना कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कि 2016 में किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया। तो पहले तो ओबीसी क्षेत्र देख लीजिए किस किसे घोषित किया गया। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है जो काफी है वो है पौड़ी का राठ क्षेत्र, पौड़ी का राठ। तो पौड़ी का जो राठ क्षेत्र है उसे ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया था 2016 यानी दिसंबर के आसपास की बात है। तो पौड़ी का राठ एक ही हो गया। फिर इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए पौड़ी का राठ तो यानी ये हो गया। और फिर इसके अलावा देखिए ध्यान रखिए, एक है चमोली की बात करें, एक है चमोली का पैनखंडी, चमोली का पैनखंडा या पैनखंडी, पैनखंडी। तो चमोली का पैनखंडी हो गया, पौड़ी का राठ हो गया। और इसके अलावा टिहरी का गंगाड़ क्षेत्र, टिहरी का गंगाड़। तो टिहरी का जो गंगाड़ है यानी इसे क्या किया गया, दिसंबर 2016 के आसपास ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया। तो अगली बार तिथि आपको पूछेगा, इसके लिए तैयार रहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की राज्य में प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र आप सभी जानते हैं, हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे बता दें, राज्य का जो वाद्य यंत्र है, राज्य का जो वाद्य यंत्र है वो कौन है, ढोल है। और इसे कब घोषित किया गया था, राज्य वाद्य यंत्र 2015 में घोषित किया गया था। किस कमेटी के आधार पर, जो भंडारी कमेटी है उसके आधार पर। तो भंडारी कमेटी के आधार पर किया गया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछ लिया जाता है, देखिए एक पूछा जाता है बिनाई के बारे में, काफी बार पूछा गया है बिनाई के बारे में। तो बिनाई क्या है, बिनाई भी दोस्तों अगर बिनाई की बात करें तो यह भी एक प्रकार का लोह वाद्य यंत्र है जो दांतों से दबाकर बजाया जाता है। और फिर यहीं पर अगर बात करें, एक है मोचंग। तो मोचंग बिनाई की बात करें तो मोचंग आपको ध्यान रखना है, यह भी लोह वाद्य यंत्र है जो फूंक द्वारा, यानी ये सुशिर वाद्य यंत्र है, तो फूंक द्वारा इसे बजाया जाता है। फिर कुछ आता है जैसे तुरही, नागफनी, मशकबीन की बात करें तो यह भी सुशिर वाद्य यंत्र है। हुड़का, दमाऊ, दफली, नगाड़ा की बात करें तो ये चर्म वाद्य यंत्र है, यानी ये क्या होते हैं, चर्म के होते हैं और इन्हें फिर बजाया जाता है। तो 28 का ये हो गया। फिर 29 की बात करते हैं, गढ़वाल वंश काव्य के अनुसार कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। तो देखिए काफी डीप प्रश्न आपको पूछा है और अजय रावत सर की बुक से पूछा है। जब हमने आपको टिहरी गढ़वाल और गढ़वाल का पारवंश डिटेल से पढ़ाया था तो वहां पे हमने एक चीज आपको बताई थी। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये हो गया राज्य का जो प्रशासनिक कर्म हो गया। देखिए कौन कौन से शामिल है, वजीर इसमें शामिल होता था, दफ्तरी, दीवान, बख्शी, फौजदार। और इसके अलावा यहाँ पे जो आप गोलदार चंद वगैरह देख सकते हैं, वैसे मुख्य जो यही थे, दफ्तरी, दीवान, बख्शी, फौजदार और वजीर, या इसे मुख्तार भी कहते थे। तो ये सभी कौन थे, ये सभी थे इसके मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो प्रश्न यही था कि कौन शामिल नहीं था, तो वहां पे ऑप्शन एक था, सदर था ऑप्शन। तो सदर यहाँ पे शामिल नहीं था और बाकी जो आपको सभी बताए वो सभी क्या थे, इसमें शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम दिया था। तो बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया, तो यहाँ पे जो कत्यूरी नाम दिया वो दिया था एटकिंसन ने। और काफी रिपीटेड प्रश्न है वैसे ये, और आप सभी भी जानते होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है अब 31 कि दांडी मार्च में किसने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। अब देखिए दांडी सत्याग्रह की बात करते हैं सबसे पहले। तो दांडी जो सत्याग्रह हुआ था दोस्तों वो 12 मार्च 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 में। तो 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा हुई थी और ये कब तक चली थी, ये चली थी 6 अप्रैल तक, यानी 6 अप्रैल 1930 तक, यानी लगभग 24 दिन के आसपास से चली थी। तो इसमें अगर उत्तराखंड से अगर हम बात करें तो 3 व्यक्ति थे। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ज्योतिराम कांडपाल, काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योतिराम कांडपाल। तो ज्योतिराम कांडपाल जी सबसे पहला नाम है। इसके अलावा नाम आता है खड़ग सिंह, गोरखा है ये खड़ग सिंह। और फिर एक नाम आपको और ध्यान रखना है इनके अलावा भी, वो है यानी भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी। तो खड़ग सिंह बहादुर थे, भैरव दत्त जोशी जी थे, तो ये शामिल थे यहाँ पे। और ज्योतिराय कांडपाल की बात करें तो इन्होंने देघाट में कौन सा मंदिर बनाया था, एक उद्योग मंदिर की स्थापना की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 कि शामशाही बाग श्रीनगर में किसने बनाया था, तो ये श्याम शाह ने ही बनाया था, श्याम शाह ही इसका राइट आंसर है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की बीरचंद्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। तो अगर आपको इसकी एग्जैक्ट तिथि ध्यान रखनी है, और वह जो एग्जैक्ट तिथि है दोस्तों आपको जो ध्यान रखनी है वह है 1 जून 2002, 1 जून 2002। तो 1 जून 2002 को जो पर्यटन स्वरोजगार जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें
कि आईएएस अकादमी मसूरी की स्थापना यानी कब की गई थी। देखिए आईएएस मसूरी की स्थापना की बात की गई है, तो आईएएस जो अकादमी है मसूरी में, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो एग्जैक्ट तिथि है वो आपको बतानी है। तो पहले तो आप बताइए जरा कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो वह है 1 सितंबर 1959। 1 सितंबर 1959 बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना, एक प्रश्न आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आईएएस अकादमी का जो नाम था ये लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर कब पड़ा। इसका आंसर जरूर दे क्वेश्चन नंबर 34 करके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि उत्तराखंड के प्रमुख जो पर्वतारोही हैं कौन कौन से हैं। तो पर्वतारोही तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन था उनमें से नहीं था, कुछ इस प्रकार के था, लेकिन आपको लगभग जो सभी पर्वतारोही हैं वो ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे पहले एक ध्यान रख लीजिए, बचेंद्री पाल, आप सभी जानते हैं बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल, देखिए बचेंद्री पाल से आपको ध्यान रखना है वो कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, 23 को। तो ध्यान रखना 23 मई 1984 को। तो 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, विश्व की चौथी थी या पांचवी थी, आप कमेंट बॉक्स में जरा लिखना। और फिर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ और नाम भी है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं कुछ और नाम आपको ध्यान रखना है। एक है सविता मार्तोलिया। क्या है? सविता मार्तोलिया, मार्तेलिया या मार्तोलिया। देखिए सविता मार्तोलिया भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। फिर इसके अलावा और भी नाम ध्यान रखना है आपको, सुमन नौटियाल। सुमन नौटियाल, तो सुमन नौटियाल भी कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है, पिथौरागढ़ से संबंध है। देखिए बचेंद्री पाल और सविता मार्तोलिया उत्तरकाशी से हैं, और सुमन नौटियाल की बात करें तो पिथौरागढ़ से, और ये भी 1993 में क्या किया था? एवरेस्ट फतेह किया था। फिर इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको ध्यान रखना है, और उनका नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है हरीश चंद्र। तो हरीश चंद्र नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि ये उत्तराखंड से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। फिर इसके अलावा जो लवराज धर्मसत्व है वो काफी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर यहाँ पे ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 36 की 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है? तो 10 के वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है? एकमात्र है उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर थी, आप सभी ये आसानी से जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि सयाना खुमरी व्यवस्था किस जाति में है। तो सयाना खुमरी की बात करें तो ये जो आपको जनजाति मिलेगी, ये मिलेगी आपको जौनसारी में, काफी इंपॉर्टेंट है। और ध्यानती और जो यानी ध्यानती और रयांती जो शब्द मिलते हैं आपको, ये भी कहाँ पे मिलते हैं? जौनसारी में। यह भी पूछा था यूपीएससी ने। फिर यहाँ पे ये काफी डीप प्रश्न है कि बुद्ध की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल से प्राप्त हुआ। अब ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और यह मिला है हमें बाड़ाहाट से। तो कहां से मिला है? बाड़ाहाट से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए कि बुद्ध की पीठ पर तिब्बती भाषा में जो लेख हमें मिला है वो हमें बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 है, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का कौन सा राज्य है। तो देखिए ऐसा करने वाला ये भारत का प्रथम राज्य है। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 की रमाण लोक नृत्य है। तो रमाण लोक नृत्य की बात करें तो ये कहां से है? आप सभी जानते हैं रमाण लोक नृत्य की बात करें तो ये सलूड़ ग्राम की काफी प्रसिद्ध है। सलूड़ ग्राम चमोली जो जोशीमठ में है वहां पे काफी प्रसिद्ध है। और एक चीज यहाँ पे यह ध्यान आपको रखना है कि 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में, तो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2 अक्टूबर 2009 में किया था। और कुशल सिंह भंडारी यहाँ पे प्रसिद्ध नाम आता है जिन्होंने इसे क्या दिया था? विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी, कुशल सिंह भंडारी। तो कुशल सिंह भंडारी ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है यहाँ पे 41वां कि स्वतंत्रता के बाद नैनीताल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बना है। तो ये तो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, और कब है? 1962 इसका राइट आंसर है। तो 1962 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सतोपंथ हिमनद का उद्गम है। तो सतोपंथ हिमनद से जो उद्गम होता है तो वो एक ही है, सबसे प्रसिद्ध नदी है, और इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने अलकनंदा नदी तंत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखिए। मैप के माध्यम से सबसे आसान भाषा में आपको समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और उस प्लेलिस्ट में से नदी तंत्र वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आपके सारी नदी तंत्र देख सकते हैं, और अलकनंदा नदी तंत्र को आप जरूर देखिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तराखंड में किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई। तो वह एकमात्र कौन सा है? वह है चंद्रवंश। तो ध्यान रखना ये कौन है? चंद्रवंश। काफी सरल क्वेश्चन हो चुका है। वैसे चंद्रवंश की हमें मुद्रा प्राप्ति हुई है, कुछ अभी वो आए थे, कुछ जो पत्रिकाएं वगैरह हुई थी, प्रकाशित हुई थी, वहां पे चंद्र मुद्राओं के बारे में बताया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रवंश होगा, फिलहाल यही मान के चलिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाली सड़क मार्ग का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ट्रेल, जो विलियम ट्रेल है, वो बिल्कुल सही है। और इसी कारण जब उन्होंने मतलब जो इस मार्ग में, जैसे तीर्थ यात्रा मार्ग है, इस पर उन्होंने जब अधिक रुचि दिखाई थी, तो इन पर क्या लगता है, एक प्रकार क्या लगता है, आरोप लगता है कि है तो ये ईसाई, लेकिन ईसाई होकर ये हिंदुत्व का पक्ष रखते हैं। तो किस पर लगा था ये आरोप? ट्रेल पर लगा था। तो क्वेश्चन नंबर 44 आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 है। फिर ट्रेल के बाद जो लूसी गटन आया था, उसने भी काफी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य किस जनपद में है? तो सर्वाधिक आपको कहां पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा चमोली में। तो ध्यान रखना है आपको, चमोली बिल्कुल सही है। सोका जनजाति को अन्य नाम से जाना जाता है। तो सोका जनजाति को क्या जाना जाता है? देखिए, सोका जनजाति कहा जाता है भोटिया में। कहां पे कहा जाता है? भोटिया में। और ये उत्तरकाशी की जो जनजाति है। और सोका जनजाति की बात करें तो ये जनक जी हैं, उनके अपने को वंशज मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अजय पाल ने राजधानी देवलगढ़ से, यहाँ पे लिख देता हूं, देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की? अब यह प्रश्न यूकेएसएससी ने डिलीट किया क्योंकि ऑप्शन में जो क्वेश्चन थे वो कोई नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 1517 एडी, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो 1517 में किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन है? अब बताइए जरा, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन है? देखिए, गोरखा शासन वाली क्लास में हमने आपको कंप्लीट कराई है, और अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, उसमें भी काफी डिटेल से गोरखा सूबा के बारे में डिस्कस किया है। तो कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन है? तो बताइए जरा, कुमाऊं का अंतिम जो गोरखा सूबा था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों क्या है? यह दोस्तों वह बमसा चौतरिया। क्या है? बमसा चौतरिया। तो बमसा जो चौतरिया है वो अंतिम गोरखा सूबा थे, और काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर छोलिया। क्या है? छोलिया की बात करें तो ये जो युद्ध नृत्य है, एक प्रकार का क्या है? युद्ध नृत्य। और यहीं पर अगर बात करें, इसके अलावा और भी है, जैसे सरो नृत्य हो गया, सरो नृत्य। इसके अलावा आता है पौड़ा नृत्य, और इसके अलावा एक ध्यान रखना है आपको, ये जो छोलिया नृत्य है। तो छोलिया नृत्य की बात करें तो ये कुमाऊं में है, कुमाऊं में आ गया छोलिया नृत्य। पौड़ा की बात करें तो ये भोटिया जनजाति में होता है, और यहीं पर अगर बात करें सरो नृत्य की तो ये गढ़वाल क्षेत्र में होता है। तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, और ये सभी युद्ध शैली के नृत्य हैं। तो पौड़ा नृत्य, सरो नृत्य और छोलिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पाणिनि की रचना में कालकूट क्या है या कलकूट क्या है? तो कलकूट तो एक ही है, और वह है कालसी। क्या है? कालसी। तो कालसी का नाम ही कलकूट है, और काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि देवीधुरा से प्राप्त जो महापाषाण कालीन जो समाधियां है, उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी दोस्तों, वह की थी हैनवुड ने। किसने की थी? हैनवुड ने। और कब की थी? 1956 में की थी। 1856 में की थी, 1856 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 1856 में हैनवुड द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि लंपियाधुरा जोड़ता है। अब देखिए दोस्तों, लंपियाधुरा जब हमने आपको ये जो दर्रे वाले जो पार्ट है ये भी डिटेल से डिस्कस कराया था, यहाँ पे डिटेल डिस्कस कराने वाले तो नहीं है, आप एक बार देख लीजिए पिथौरागढ़ वाले। देखिए, ये आपको मिलेगा दारमा नबीधुरा, ओटा जयंती, लंपियाधुरा जो यूकेएसएससी ने पूछा है, मनसा लंपिया वगैरह हो गया, और लिपो लेक, यहाँ पे आप ध्यान रखना है। तो ये सभी जो है तिब्बत और किसके बीच में? पिथौरागढ़ के बीच में है। और फिर यहाँ पे आप देखिए, जैसे सिल्ला दर्रा आपको यहाँ पे मिलेगा, और ऐसे दर्रे जो आपको चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। तो 4 दर्रे हैं, बारहोती, मारचोक, लातूधुरा, टोपीधुंगा। तो आप एक बार इस मैप को आसानी से समझना, डिटेल से समझना, नहीं तो हमने इसकी भी एक अलग से क्लास ले रखी है मैप में, उत्तराखंड की ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों ये हो गया, लंपियाधुरा जोड़ता है तिब्बत और किसको? पिथौरागढ़ को। तिब्बत व पिथौरागढ़ को। तो तिब्बत पिथौरागढ़ को जोड़ने का काम करता है। तो यानी यहां तक लिख दिया तिब्बत और पिथौरागढ़ को। क्वेश्चन नंबर 53 है, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बताइए जरा, कुली बेगार जो आंदोलन हुआ था कुमाऊं में, कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा, ये मिलेगा 1921 बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये वर्ष 1921 में हुआ था। कब से हुआ था? 1921 में। फिर है 54वां क्वेश्चन कि ब्रिटिश गढ़वाल जो गजेटर है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो बताइए कि ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो प्रकाशन कब हुआ? देखिए, एक चीज मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि ब्रिटिश गढ़वाल जो प्रकाशन किया था, ये वाल्टन की बुक है ना, और वाल्टन ने इस बुक का जो प्रकाशन किया था ये 1910 में किया था। कब किया था? 1910 में। और फिर जो अन्य 2 बुकें हैं, अल्मोड़ा गजेटियर और देहरादून गजेटियर, इन दोनों का प्रकाशन भी वाल्टन ने करवाया था, और अगले साल 1911 में करवाया था। तो यह भी ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर, जागेश्वर किस देवता के लिए? तो जागेश्वर की बात करें तो भगवान शिव जी के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो भगवान शिव जी, तो भगवान शिव जी इसका राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 56 की स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन। स्वाधीन प्रजा के प्रकाशन की बात करें तो ये 1930 से 33 तक था।
विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा था। विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा, विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा, यानी देखिए विक्टर लगा रखा इन्होंने, तो विक्टर लगा रखा इसका मतलब इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। तो ईसाई धर्म का जो उत्कृष्ट व्यक्तित्व जो बताया था वो विक्टर मोहन जोशी को बताया था, महात्मा गांधी जी ने बताया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक विक्टर मोहन जोशी जी के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि रोनाल्ड रोज की बात कर रहे हैं, तो रोनाल्ड रोज का जन्म उत्तराखंड में किस स्थान पर हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वैसे तो सरल क्वेश्चन है, फिर भी आप इसका आंसर दीजिए कि रोनाल्ड रोज का जन्म उत्तराखंड में किस स्थान पर हुआ था। तो बताइए कहां पे हुआ था। तो देखिए ये हुआ था अल्मोड़ा में। कहां पे हुआ था? अल्मोड़ा में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा में रोनाल्ड रोज का जन्म हुआ था। और फिर यहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जरा बता सकता है कोई कि इनका जन्म यानी रोनाल्ड रोज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो बताइए जरा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अगर जन्म की बात करें तो 1857 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। 1857 में इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। और इसके अलावा बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने मलेरिया के जो टीके हैं यानी मलेरिया की जो वैक्सीन है उसकी खोज की थी। और इसके लिए वर्ष 1902 में इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्जाम के लिए विशेष ध्यान रखना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की पलायन रिपोर्ट की बात करें 2011-12, तो सर्वाधिक पलायन किस जनपद में है? तो पलायन तो सबसे ज्यादा एक ही जगह है और वह है हमारा पौड़ी गढ़वाल। कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। तो हमारा जो पौड़ी गढ़वाल है वहां पे सबसे ज्यादा पलायन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 है कि पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 2800 से लेकर यहाँ पे 1700 के आसपास है। यानी यहाँ पे ध्यान रखना 1800 से लेकर, यानी 1800 से बात करेंगे, यानी 2800 से लेकर बात करेंगे 2700 मीटर तक। तो ध्यान रखना 1800 से लेकर 2700 मीटर तक ये जो विस्तार है इन वनों का, जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है, ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि देवलगढ़ में राजराजेश्वरी देवी का मंदिर बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। अच्छे प्रश्न भी हैं, टफ प्रश्न भी होते हैं, इजी प्रश्न भी हैं। तो यही होता है एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो तीनों लेवल के आते हैं, टफ भी आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। तो मॉडरेट वाले तो लगभग कुछ किसी किसी के लिए तो टफ हो सकते हैं, लेकिन मॉडरेट वाले प्रश्न आपको आने चाहिए। जैसे यहाँ पे देवलगढ़ राजेश्वरी है, तो यह भी मॉडरेट वाला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अजय पाल। क्या है? अजय पाल। तो अजय पाल ने जो राजराजेश्वरी मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यह है। कालू मेहरा ने कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो कालू मेहरा की बात करें तो उन्होंने एक ही बनाया था, वह है क्रांतिवीर। तो क्रांतिवीर संगठन इन्होंने बनाया था, 1857 की क्रांति से संबंधित था। और यही पर अगर कालू मेहरा की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1831 में हुआ था और बिशुड़ गांव में हुआ था। बिशुड़ गांव जो चंपावत है वहां पे इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे एक फैक्ट ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि जो अवध के नवाब है वाजिद अली शाह, कौन है? वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली जो शाह हैं इन्होंने इन्हें प्रेरित किया था इस प्रकार के संगठन बनाने के लिए और काफी मदद की थी। तो कालू मेहरा ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। सीलवर्मन संबंधित ऐतिहासिक स्थान है। देखो सीलवर्मन की बात करें तो ये जगत ग्राम में आता है। और जगत ग्राम कहाँ पर है? यह है बाड़वाला में। और बाड़वाला की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये देहरादून में है। और देहरादून में कहाँ पर है? यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पर। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4 अश्वमेध यज्ञ कराने की बात हमें पता चलती है जो राजा सीलवर्मन द्वारा कराई गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें वेदिकाएं मिली है, यज्ञ वेदिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि 1850 में कौन सी चीनी विशेषज्ञ गढ़वाल आया था? तो बताइए कौन आया था? तो वो आया था असाई वैंग। कौन आया था? असाई वैंग। तो असाई वैंग बिल्कुल सही आंसर है, यानी यह आया था असाई वैंग। तो असाई वैंग बिल्कुल सही है। 1850 में चीनी विशेषज्ञ यह गढ़वाल आया था। एचएनबी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? देखिए स्थापना की बात करें तो 1973 में हुई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि विश्वविद्यालय का दर्जा यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का, तो केंद्रीय विद्यालय का जो दर्जा दिया गया वो आपको ध्यान रखना है 15 जनवरी 2009। 15 जनवरी 2009। तो 15 जनवरी 2009 को एचएनबी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उत्यासू डैम कहां पर है? उत्यासू डैम जो आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको पौड़ी गढ़वाल में। और पौड़ी गढ़वाल में मिलेगा अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा नदी पर। देखिए दोस्तों अगर आप जैसे यहाँ पे जाओगे, जैसे धारी देवी से थोड़ा ऊपर जाओगे और रुद्रप्रयाग के बीच में कहीं पर यहाँ पर इन पर बीच में कहीं पर इस डैम की लोकेशन है। तो मैप में तो हमने यही देखा था इसकी लोकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 है कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना। अब यह प्रश्न तो वैसे काफी रिपीटेड है और आसान प्रश्न है, सरल प्रश्न में से यह है कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो प्रश्न इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर है वह है 23 जनवरी को। ध्यान रखना
23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन द्वारा तो श्रीदेव सुमन जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, टिहरी प्रजा मंडल की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन द्वारा। कब की गई थी? 23 जनवरी 1939 को की गई थी। कौन सा जनपद की स्थापना सबसे बाद में हुई? इस प्रश्न को अभी देखेंगे। फिलहाल ये बताइए कि जो पाली बौद्ध साहित्य है वहां पे उत्तराखंड का क्या नाम मिलता है? तो वो मिलता है हमें हिमवंत, या हिमवंत कहे या हेमवंत कहे, दोनों एक ही बातें हैं, तो ये हमें नाम मिलता है। कौन सा जनपद की स्थापना सबसे बाद में हुई? तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी डिटेल व्याख्या, यह रहा जनपद और यहाँ पे कब कब इनकी स्थापना हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960। फिर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। तो 1997, 1997, 1997। तो सबसे बाद में आपको दिखाई दे रहा है बागेश्वर, 18 सितंबर 1997। फिर यहाँ पे आप चंपावत की बात कीजिए, 15 सितंबर 1997। तो यहाँ पे 1997 आपको ध्यान रखना है, और यहीं पर बाकी आप और भी डिटेल से देख सकते हैं। देहरादून 1817, पौड़ी गढ़वाल 1840, अल्मोड़ा नैनीताल 1891। उधम सिंह नगर की बात करें 1995 यानी 30 सितंबर 1995, और हरिद्वार की बात करें तो 1988। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसे देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, तो देख ले दोस्तों आराम से इसे। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 69 क्वेश्चन है कि रवाई आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो रवाई आंदोलन की बात करें तो रवाई जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 1930 को। 1930 को कब? 30 मई 1930 को। तो कब हुआ था? ये हुआ था 30 मई वर्ष 1930 को ये आंदोलन हुआ था। और रवाई को टिहरी गढ़वाल में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1824 में, 1824 में। तो यह भी आप ध्यान रख लेना। थारू जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो बताइए जरा, थारू जनजाति के लोग अपने को स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो ये मानते हैं महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप बिल्कुल सही आंसर है। तो 80 साल का बंदोबस्त कब हुआ था? तो यह हुआ था 1823 में। किसके द्वारा कराया गया था? ट्रेल के द्वारा कराया गया था। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। गढ़वाल राइफल की स्थापना बताइए जरा। तो गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी 1887 में। कब हुई थी? 1887 में। तो गढ़वाल राइफल की जो स्थापना है 1887 में हुई थी, और गढ़वाल रेजिमेंट का गठन भी उसी समय हुआ था। मालपा भूस्खलन, तो मालपा भूस्खलन की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में है। कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। और इस भूकंप की बात करें, इस भूस्खलन की बात करें तो इसकी जो एग्जैक्ट तिथि है वो है 18 अगस्त में, 18 अगस्त 1998, 18 अगस्त 1998 को हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और कई बार यूपीएससी ने पूछ लिया है। फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा था, प्रवर्तन सिपाही वहां पे भी पूछा था, और कनिक सहायक यहाँ पे भी पूछ लिया है। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि किस स्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है? तो यह तो आपको ध्यान रखना है, और इसका नाम क्या है? क्रोल क्षेत्र। तो क्रोल या फिर क्रेल जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, वहां पे यहाँ पे मिलता है। तो चौथा क्वेश्चन ये हो गया। फिर है अगला क्वेश्चन कि 75वां क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, छिबरो की बात करें तो ये आपको टॉन्स में मिलेगा। मनेरी भाली की बात करें भागीरथी नदी पे। ब्यासी की बात करें पिंडर में, तो यहाँ पे यही गलत हो गया। ब्यासी जल विद्युत परियोजना आपको पिंडर में नहीं मिलेगी। तो यह बिल्कुल गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर है, और बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि इन दी गार्व ऑफ दी नंदा देवी राजात। देखिए, ये थोड़ा डीप प्रश्न था और वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, और इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको चंद्र सिंह नेगी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। चंद्र सिंह नेगी जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। 76 क्वेश्चन हो गया। 77 क्वेश्चन है कि मैं अपनी आंखें। तो देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो मार्गेट जो लेक है, ध्यान रखना जी, ये जो पंक्ति है वह है मार्गेट लेक की। तो मार्गेट लेक की यह पंक्ति है, और यह कहा गई है फूलों की घाटी के लिए। तो यहाँ पे इनकी समाधि भी है। तो क्वेश्चन नंबर 77 ये हो गया। पद्मश्री पाने वाले तो एक ही है, ऑप्शन नंबर जो ए है नीलांबर पंत, यानी वैज्ञानिक जो प्रथम वैज्ञानिक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 79 की। बद्रीनाथ तीर्थ के लिए कन्या नाम से जाना जाता है, तो ये 700 धाम के नाम से जाना जाता है। पर औद्योगिक नीति की बात करें, 2008 की बात करें तो 2 श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणी ए और श्रेणी बी में बांटा गया था। और श्रेणी ए में जो ऊपर वाले जो पर्वतीय जनपद है, जैसे बात करें रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, तो ये इनको शामिल किया गया है। तो बाकी आप नीचे आ सकते हैं और में। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 है कि पिथौरागढ़ में स्थित जो ध्वजेश्वर पंचेश्वर मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो पंचेश्वर से पता चल रहा है कि ये निश्चित ही किसके होंगे? शिव जी को समर्पित होंगे। तो यानी इसका राइट आंसर क्या है? शिव जी है। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो बताइए जरा कितनी है पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई?
तो देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो आपको ध्यान रखना है वह है 6904 मीटर। 6904 मीटर, 6904 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और यहीं पर अगर मैं ऐसा कर दूं 6940 कर दूं तो ये किसकी आ जाएगी, ये केदारनाथ पर्वत की आ जाएगी। तो ध्यान रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तराखंड में राज्य की सबसे पुरानी नहर, तो सबसे पुरानी नहर तो राज्य की कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर है। क्या नाम है, ऊपरी गंगा नहर। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है। 1842 से इसका निर्माण हुआ था और 1856 तक चला था। 1842 से लेकर 1856 तक चला था। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, इसकी कल्पना थॉमसन ने की थी। डिजाइन की बात करें, निर्माण की बात करें तो पीबी काटले ने किया था। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब यहां से लाया गया था, तो देखिए ये अगर आपको ध्यान रखना है, ये तिथि है मई 1948। मई 1948। तो मई 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो आगरा से रानीखेत लाया गया था। तो यह भी ध्यान रख लेना। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो ये हुआ था 1926 में हुआ था। तो 1926 इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान रख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है, 1926 है। यहीं पर कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात करें तो सितंबर 1916 को इसकी स्थापना हुई थी और विलय 1926 में हो गया था। ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और 1908 में इसकी परिकल्पना की गई थी, कहां पे, अल्मोड़ा अखबार में। तो सबसे पहले कुमाऊं परिषद की जो परिकल्पना की गई थी तो 1908 में अल्मोड़ा अखबार में की गई थी। और पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था वह हुआ था सितंबर 1917 को, सितंबर यानी अगले साल 1917 को। और जयदत्त जोशी जी, जयदत्त जोशी जी यानी जो जयदत्त जोशी जी, तो जयदत्त जोशी जी इसके क्या थे, पहले क्या थे, पहले इसके अध्यक्ष थे। तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांत का नाम यूपी में किसने दिया था, देखिए ये दिया था जीबी पंत ने, जीबी पंत जी ने। तो गोविंद बल्लभ पंत जी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे, तो वह थे मोतीराम सनवाल। कौन थे, मोतीराम सनवाल, मोतीराम सनवाल। तो मोतीराम सनवाल यहाँ पे ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर यानी यहाँ पे ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि गढ़वाल का जोनो पार्क, तो सही आंसर है, आप सभी जानते हैं तीलू रोतेली को कहा जाता है, तीलू रोतेली को। तो तीलू रोतेली को क्या कहा जाता है, गढ़वाल के जोनो पार्क कहा जाता है। जन्म कब हुआ था, 6 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था जन्म, 6 अगस्त को हुआ था। 6 अगस्त 1661 में जन्म हुआ था। और यहीं पर अगर बात करें, देखिए तीलू रोतेली से एक प्रश्न बनता है एक पेंशन से और एक बनता है पुरस्कार से। कई बार रिपीट कर चुका हूं। देखिए पेंशन की बात करें तो पेंशन की शुरुआत कब से हुई थी, तो पेंशन की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2014 से। तो 1 अप्रैल 2014 से शुरू हुई थी। और पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 से हुई थी। तो ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में 51,000 रुपए दिया जाता है। 2021 में 33,000 रुपए दिया गया था, 31,000 रुपए दिया गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 है, राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। तो देखिए राज्य के प्रथम विधानसभा जो निर्वाचित अध्यक्ष की बात की गई है, तो निर्वाचित हैं, तो निर्वाचित कौन है, निर्वाचित जो है वो है यशपाल आर्य जी, यशपाल आर्य जी। तो निर्वाचित की बात करें यशपाल आर्य जी है। और यहीं पर अगर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में कौन है, ऋतु खंडूड़ी जी हैं, ऋतु खंडूड़ी जी। तो वर्तमान में हो गया ऋतु खंडूड़ी, जो यहाँ पे कोटद्वार जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से है। यशपाल आर्य जी पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। और पहले की बात करें यानी सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष तो प्रकाश पंत थे। क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पे कि नरसिंहदेव कत्यूरी ने राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर परिवर्तित की, तो कहाँ पे की थी ये परिवर्तित, ये की थी बैजनाथ क्षेत्र, बैजनाथ क्षेत्र। तो जो बागेश्वर का जो बैजनाथ क्षेत्र है वहां पे की थी। फिर उत्तराखंड के पश्चिम से पूर्व बहने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर अभी डिस्कस करेंगे। गोपेश्वर के बाड़ाहाट स्तंभ लेक की बात करते हैं पहले। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 6ठी सदी यानी 6th जो एडी है वहां पे इसका सही आंसर है। और पूर्व से बहने वाली जो नदी आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको लधिया नदी। कौन सी है, लधिया नदी। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस भी करवाया था। तो यहाँ पे जैसे ये आगे यहाँ पे जो आपको लधिया नदी, यहाँ पे ये वाला जो आपको दिखाई दे रही है लधिया नदी, ये इस साइड की ओर बहती है और चूका नामक स्थान पर जो काली नदी है उसे अपना संगम बना देती है। तो आप इसे भी देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमने आपको जो 5000 एमसीक्यू की जो सीरीज कराई थी शुरू में, वहां पे भी इसे डिटेल से डिस्कस करवाया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 93 पे कि राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरण। अब यहाँ पे पूछा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 मार्च को, 20 मार्च 2002 को। कब हुई थी, 20 मार्च 2002 को। तो 20 मार्च 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। यहीं पर बात करते हैं लोक सेवा आयोग की, यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 14 मार्च को, 14 मार्च 2001 को हुई थी। और यहीं पर बात करें उत्तराखंड लोक सेवा प्राधिकरण की बात करेंगे, यहाँ पे प्राधिकरण की बात करेंगे यानी ट्रिब्यूनल की बात करते हैं।
तो प्राधिकरण की बात करें तो प्राधिकरण की कब हुई थी, यानी ट्रिब्यूनल की कब हुई थी, तो ये हुई थी 28 मार्च को। कब हुई थी? 28 मार्च 2001, आपको ध्यान रखना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रख लेना कि 28 मार्च 2001 को उत्तराखंड लोक सेवा प्राधिकरण है यानी ट्रिब्यूनल है, उसकी स्थापना हुई थी। और यूसी धानी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है राकेश कुमार। क्या नाम है? राकेश कुमार। तो यह फैक्ट आप ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि सुदर्शन शाह ने टिहरी राजधानी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह भी काफी अच्छा प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपको मिलेगा दोस्तों वह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है 28 दिसंबर 1815। 28 दिसंबर 1815। तो 28 दिसंबर 1815 इसका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की सबसे प्रभाव प्रणाली नदी कौन सी है? तो एक गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण जो केंद्र संगठन है, यानी इसकी बात करें तो कहा जा रहा है हैस्को की बात की गई है। हिमालयन जो इन्वायरमेंटल जो स्टडी है यानी जो यहाँ पे है, तो इसका स्थापना कब की गई थी? यानी हैस्को की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों 1979 में। 1979 में। लेकिन ऑफिशियली ये कब यहाँ पे रजिस्टर हुआ था? ऑफिशियली जो रजिस्टर हुआ था 1983 में हुआ था, 1983 में हुआ था। और अनिल प्रकाश जोशी जी द्वारा इसकी जो संगठन है इसकी स्थापना की गई थी। और अनिल प्रकाश जोशी जी को 2006 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। मुक्तेश्वर पशु चिकित्सालय की बात करेंगे। देखिए मुक्तेश्वर पशु चिकित्सालय, तो इसकी स्थापना यानी बात करें तो 1893 में हुई थी। और यहाँ पे ध्यान रखना है जो रोनाल्ड रॉस है, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, सॉरी अल्फ्रेड लिंगार्ड। तो अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, 1893 में की गई थी। और यहाँ पे मुक्तेश्वर में इसकी स्थापना की गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन। तो कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन है तो इसकी बात की गई है। देखिए कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन है आप बताइए जरा कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन, तो तीसरे अधिवेशन की बात करें तो ये कोटद्वार में हुआ था, कोटद्वार में। तो कुमाऊं अधिवेशन का जो तीसरा अधिवेशन हुआ ये कोटद्वार में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह आपको ये बताने की इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी जी ने की थी। तो कुमाऊं का तीसरा अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कोटद्वार में हुआ था, बद्रीदत्त जोशी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कुजा एक्ट की बात करें तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है यहाँ पे आपको मिलेगा भूमि बंदोबस्त से। कुजा यानी जमींदारी एक्ट, कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एक्ट इसकी फुल फॉर्म थी और भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। आटागढ़ की बात करें तो आटागढ़ किसकी सहायक नदी है? यह पिंडर की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, देखिए कि डाक टिकट की बात की गई है। तो डाक टिकट निम्न में से किस पर जारी नहीं किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ पर मोनाल की बात करते हैं, देखिए मोनाल पर जो डाक टिकट जारी किया गया था 1975 में किया गया था। चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करें 1994 में किया गया था। और जीबी पंत जी की बात करें तो 1965 में किया गया था। तो यह थे दोस्तों आज के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100 प्रश्न थे और लगभग 150 के आसपास हमने आपको करवाए हैं क्वेश्चन। और एक आइडिया आपको लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा सकते हैं। और आप अपना जो तैयारी है, आपको जो अगले लेवल की जो तैयारी है, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी है वो कैसे आपको करनी है, इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं आपको नई वीडियो में।